गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। खुश तो बहुत होंगे आप सब। बस मैं खुश नहीं हूँ, किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या इतना बुरा कंटेंट है मेरा। मतलब मैं पीवाई क्यों करवा रही हूँ आपको दिशा पब्लिकेशंस की 25th एडिशंस की, फिर भी आपको वो पसंद नहीं आए। मुझे पता है थोड़ा क्वेश्चंस करवाने का मतलब मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं बनाती हूँ। बट मुझसे मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए। पर वही है, जितनी सुविधा होगी मैं उतने ही तो एफ़र्ट्स कर सकती हूँ ना। जितनी चद्दर है उतनी ही पैर फैलाऊँगी। तो जितना कर सकती हूँ उतना ही कर रही हूँ। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम रीड के अंदर जो हमारा एक टॉपिक है साइकोलॉजी, उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको मैं बता दूँ, मैंने अपनी जो साइकोलॉजी है वो मैंने रीड के अंदर अपनी सिखवाल से पढ़ी थी। सिखवाल की ये जो बुक है साइकोलॉजी की, अच्छी बुक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अंदर मतलब सारे कंटेंट्स हैं। इसके अलावा जितने भी PYQs हैं इसके अंदर, वो सारे PYQs आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चाहे आप UP टेट देख लो, B टेट, CG टेट, है ना, P टेट, सब H टेट, हर प्रकार के पेपर के जो PYQ है आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कह सकती हूँ कि ये बुक बेस्ट, आप पढ़ सकते हो इसे। आज हम क्या करेंगे, इसी बुक का एक टॉपिक है व्यक्तित्व, उसके बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको साइकोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा सिखवाल की बुक से करवा दूँगी। तो सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम सबको पता होना चाहिए कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कोई भी व्यक्ति मतलब सेम नहीं हो सकता, सेम क्वालिटी किसी के अंदर नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चेंजेस होते ही हैं, चाहे वो हम कह सकते हैं कि वो उसके शारीरिक रूप से हो या मेंटली हो, मानसिक रूप से हो। प्रत्येक व्यक्ति में आप भिन्नताएं पाई जाती है। कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है ना। आप देख सकते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, है ना, सामान्य भाषा के अंदर हम कहेंगे कि जितने भी रूप है, रंग है, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, इन सभी के अंदर, बच्चों के अंदर, व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसी को ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करें इसका जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे पहला जो मापन है वो किसने किया था, वो विसेल्स ने किया था। किसने किया था? विसेल। कब किया था? 1823 में। अच्छा, इसको मैंने याद करने का तरीका कैसे याद रखा है, इस ईयर पूछा जाए, है ना, कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन सबसे पहले किसने किया और कब किया, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं V से व्यक्तिगत हो जाएगा और V से विसेल हो जाएगा। वो तो वैसे याद रह गया। अब इसका ईयर कैसे याद रखें? देखो, हम साइंस पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि प्रत्येक बॉडी के अंदर आप देखेंगे कि हर इंसान का DNA होता है जो कि अलग अलग होता है ना। और DNA किसी का भी सेम नहीं होता है। अब DNA की बात करें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूँ, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स RBC, उसका भी खुद का DNA होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हम मतलब दूसरों से अलग रहते हैं। तो RBC को ही मैंने इसी से रिलेट किया है। RBC की बात करें तो RBC में अगर आप देखेंगे, इसको अगर मैं RBC को न्यूमरल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, देखो, R से होता है 18 पे R आता है, B 2 पे आता है और C 3 पे आता है। तो 1823 RBC व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्लियर है? अच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या है कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो अध्ययन है वो गाल्टन ने किया था 1869 के अंदर। अपनी जो बुक है हेरिडेटरी जीनियस, उसके अंदर उन्होंने वैज्ञानिक रूप इसको दिया है। इसके बाद हम बात करें, कुछ और वैज्ञानिक थे जैसे जेम्स ड्रेवर, टाइलर, स्किनर, कैटल। इन्होंने भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अच्छा, गाल्टन की एक और बुक थी 1883 के अंदर आई थी, इंक्वायरीज इनटू ह्यूमन फैकल्टी। ठीक है, इस बुक का भी थोड़ा ध्यान रखना। वैज्ञानिक कार्य की बात करें तो उसमें कैटल ने 1890-99 इसका वैज्ञानिक कार्य किया है व्यक्तिगत विभिन्नता में। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा दिया गया हमें स्वाभाविक गुण है ना। इसका अभिप्राय क्या है?
जनरली आप देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक अंतर पाया जाना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग अलग माना जाता है। अब कुछ वैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्किनर, अच्छा इनकी परिभाषाएं मैं आपको याद दिला दूंगी, स्किनर मतलब याद करवा दूंगी। स्किनर का क्या कहना था? स्किनर का बोलना था कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है उसके अंदर मतलब कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा कह सकते कोई भी ऐसा पहलू है जिसका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। स्किनर ने क्या कहा था? मापन और मूल्यांकन की बात की थी। स्किनर मापन और मूल्यांकन। टाइलर ने कहा है कि देखो टाइलर किसने कहा है? शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि सभी पक्षों के बारे में उसने विभिन्नताएं बताया। इसको ऐसे याद करेंगे, अपन कहेंगे हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। एक लाइन याद रखना, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, है ना। तो हर चीज़ मतलब सब चीज़ आ जाएंगी इसके अंदर। फिर आती है जेम्स ट्रेवर की बात करें तो जेम्स ट्रेवर के अंदर आ जाएगा शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का अपनी संतान में हस्तांतरण होना, मतलब ट्रांसफ़र करना। तो कैसे याद रखेंगे? ड्राइवर को ड्राइवर से याद रखेंगे। ड्राइवर का क्या काम होता है? हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, तो हस्तांतरण आ जाएगा। फिर आता है रेबर ने क्या कहा था? रेबर ने शील गुणों के ऊपर बल दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति के शील गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती है वो जीवन में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। कितने प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलेगी? इनके बारे में सब आपको पता है, जनरली आप पढ़ चुके हो। शारीरिक स्तर पर बॉडी सबकी अलग अलग होती है, कोई गोरा होता है, कोई काला, सांवला, दुबला, मोटा, पतला, अलग अलग बाह्य रूप अलग अलग दिखाई देता है शारीरिक रूप से। ठीक है, फिर बुद्धि स्तर पर कोई ज़्यादा होशियार होता है, कोई कम होशियार होता है। बुद्धि स्तर किसी का लेवल बहुत अच्छा होता है, IQ किसी का कम होता है ना, तो इस हिसाब से। फिर बात करते हैं अपन ये बुद्धि, अच्छा ये संवेगात्मक भिन्नता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के संवेग एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कोई ज़्यादा मतलब दिखाएंगे कि उसके चेहरे पे स्पष्ट आप झलकते हैं उसके जो संवेग होते हैं, है ना। कोई डरपोक होता है, कोई बहादुर होता है, तो अलग अलग संवेग आपको देखने को मिलेंगे। फिर विचारों में विभिन्नताएं, भाई किसी व्यक्ति के विचार एक जैसे नहीं हो सकते, हर किसी के व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं, सभी प्रकार के व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते, उनके अंदर पर्सनैलिटी अलग अलग होती है ना। बाह्य रूप रंग अलग होता है, आंतरिक विचार अलग होते हैं, सब चीज़ अलग अलग होती है। कोई मतलब इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब अंतर्मुखी बहिर्मुखी, है ना। फिर आता है विशिष्ट योग्यताओं से भिन्नताएं। तो व्यक्ति में कुछ विशेष योग्यताएं होती है जो उन्हें जन्मजात से मिलती है या फिर वातावरण से वो अर्जित कर लेता है, तो वो उसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। ज्ञानात्मक, गत्यात्मक, मतलब ज्ञान के क्षेत्र में भी आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है। गत्यात्मक उसकी कार्य करने की क्षमताओं की बात करेंगे हम। फिर रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति संबंधी, इन सब में भी आप देखो रुचि जरूरी नहीं है कि हर किसी बच्चे की रुचि या फिर हर किसी बंदे की जो इंटरेस्ट होता है वो सेम हो, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है ना। फिर सीखने की गति, हर कोई एक ही गति से नहीं सीखते हैं, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई स्पीडली सीख लेता है। फिर आता है चरित्र में भिन्नताएं, किसी का चरित्र एक जैसा नहीं होता है, कोई नैतिक चरित्र वाला होता है, कोई अनैतिक होता है ना। इसके बाद देखेंगे अपन लैंगिक विभिन्नताएं, भाई कुछ पुरुष होंगे कुछ महिलाएं होगी, है ना। लैंगिक विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। उपलब्धि भी प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। अब बालक बालिकाओं की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या होगी, इसमें अंतर देखिए। बालक के अंदर जो ग्रोथ होता है वो बहुत जल्दी होता है, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, जबकि महिलाओं में कार्य करने की क्षमता कम रहेगी, है ना। बालक क्या करते हैं, बालक किसी सुझाव, लड़के जो होते हैं वो हमारे सुझाव को जल्दी नहीं मानते, जबकि लड़कियां मान लेती है बातों को। और लड़के जो होते हैं गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं, जबकि लड़कियां हैंड राइटिंग में अच्छी होती है। तो ये कुछ ऐसी विभिन्नताएं आपको बालक और बालिकाओं में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। सबसे पहला वंशानुक्रम, हेरिडिटी की बात करें तो इसके अंदर देखो रूसो, है ना, पियर्सन, टर्मन, गाल्टन, ये सब इसी को मतलब प्रमोट करते हैं कि भैया वंशानुक्रम की वजह से बालकों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है और ये प्रभावित करता है ना। जैसा उनका वंश होगा उसी प्रकार से उसका व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। याद करने का तरीका देखो, इन सब के अंदर लास्ट का जो साउंड है वो सेम रहता है, मन, टन, सन, है ना। तो ये वंशानुक्रम के अंदर आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट देखिए,
हाँ, वातावरण जिस प्रकार का वातावरण बच्चे को मिलता है उसके अंदर वैसा ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। अच्छे वातावरण में अगर व्यक्ति रहा हुआ है तो उसका व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छा निकलेगा। अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो उसका व्यक्तित्व इतना निखर के नहीं आएगा, है ना। तो वो रहता है। फिर जाति, प्रजाति, देश, समाज, जाति के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएँ देखने को मिलेगी। आयु के आधार पर छोटे बच्चे होते हैं, हम कहेंगे ना एकदम छोटा बच्चा है तो उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक थोड़ा कम होता है, जबकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो बढ़ता जाता है। परिपक्वता, भाई छोटे बालक की समझ कार्य, बड़े बालक की समझ कार्य अच्छा होता है। इनके डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगी। शिक्षा और आर्थिक दिशा, जैसी शिक्षा मतलब जिसको जैसे शिक्षा दी जाएगी उसमें उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएँ ज़्यादा वैसी देखने को मिलेगी, है ना। किसी को अच्छी शिक्षा मिल रही है, किसी को नहीं मिल पा रही है, कोई आर्थिक रूप से अच्छा है, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उस वजह से भी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ आपको दो व्यक्तियों में देखने को मिल सकता है। लिंग भेद आजकल बहुत देखा गया है। लड़के और लड़कियों के अंदर विभिन्नताएँ देखी गई है ना। लड़कों को हर चीज़ में प्रमोट किया जाता है, लड़कियों को नहीं इतना मतलब प्रमोट किया जाता है। लड़कियों को हायर स्टडीज़ के लिए भी आजकल देखेंगे गाँवों के अंदर इतना प्रमोट नहीं करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यहीं देखने को मिल जाएगा आपको। फिर आता है बुद्धि के क्षेत्र। बुद्धि भी क्या करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, अब बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हम कुछ आधारित प्रविधियाँ। तो ये पेपर में कुछ क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से होते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट प्रणाली, जिसे परियोजना विधि बोलते हैं। किसने की थी ये? इसके जन्मदाता आप देखेंगे किलपैट्रिक है। ठीक है, ये प्रणाली करके सीखने पर आधारित है। प्रत्येक सदस्य अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य कर सकता है। परिस्थिति, इसमें कुछ 5 आप देखेंगे किसके योजनाओं के पद होते हैं। पहले परिस्थिति निर्माण किया जाता है, फिर चयन किया जाता है, फिर नियोजन कार्य किया जाता है, मूल्यांकन और अंकन किया जाता है। उसके बाद में बिनेटिका प्रणाली, जिसे इकाई प्रणाली भी कहा जाता है, ये किसने दी थी? ये वॉशबर्न ने दी थी। ठीक है, वॉशबर्न ने दी थी। इसके अंदर क्या होता है कि बालक को जो कार्य होता है वो करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांटकर वो अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं कर सकता है। ठीक है, शिक्षक यहाँ पे मार्गदर्शक का काम करता है। डाल्टन प्रणाली की बात करें तो ये मिस हेलन पार्क्सटन ने की थी। अच्छा, ये जो डाल्टन प्रणाली है आप देखेंगे इकाई प्रणाली की सेम मिलती जुलती है। इसके अंदर भी आप देखेंगे स्व अध्याय पर बल दिया जाता है। बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा जाता है, जो वो पढ़ना चाहता है वो पढ़े अपनी रुचि के अनुसार, है ना। किसी प्रकार के समय का कोई बंधन नहीं होता है। विषयों के लिए प्रत्येक विषयों की अलग से प्रयोगशालाएँ होती है। अध्यापक एकमात्र पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। फिर आता है डेक्रोली प्राकृतिक होता है। देखो मैंने इन सबको एक ट्रिक से याद किया है। डेक्रोली ब्रोकली एक जैसे वर्ड आ रहा है। ब्रोकली मतलब हमें नेचर से मिलती है, तो प्राकृतिक हो गया। ठीक है, सामाजिक भावनाओं का विकास होता है। बालक का जो विभाजन होता है वो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग होता है कार्य करने की। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, दो जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक जैसी हमने कौन सी पढ़ी थी? डाल्टन और कौन सी? इकाई। तो ये दोनों डाल्टन और इकाई जो है ना, बिनेटिका प्रणाली, इनका मिला जुला रूप रहेगा सेम। ठीक है, समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है वगैरह। फिर अभिक्रमित मतलब एक क्रम से चलने वाला है। तो ये बिनेटिका का ही एक प्रणाली रहता है। पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। समय सीमा का बंधन होता है। फ़र्क इतना है, इसमें समय सीमा का बंधन होता है, जबकि आप देखेंगे कि जो डाल्टन प्रणाली है ना, उसके अंदर समय सीमा का किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं किंडरगार्टन फ्रॉबेल ने दी थी, जिसमें बच्चों का एक बगीचा जिसे कहा जाता है। किंडरगार्टन का मतलब होता है शिक्षक को एक माली और बच्चों को वहाँ का पौधा माना जाता है, विद्यालय को बगीचा। खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। फिर मॉन्टेसरी प्रणाली, जो कि मारियो मॉन्टेसरी ने दी थी, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा दी जाती है, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होती है। ह्यूरिस्टिक प्रणाली, जिसे खोज प्रणाली भी कहा जाता है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। खोज करना, बालक यहाँ पे जिज्ञासु और अधिक आप देखेंगे क्रियाशील रहता है। फिर आता है मॉरिसन योजना, मॉरिसन में आ जाएगा। ये इकाई कार्य करता है इसमें। ठीक है, ये निर्देशन पर आधारित होता है। फिर बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी। सर्वांगीण विकास के ऊपर बल दिया है। निःशुल्क शिक्षा पे बल दिया है। हस्तकला के ऊपर आधारित रहेगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। फिर खेल विधि, जिसमें खेल खेल में खिलाया जाता है, कोल्डवेल कुक ने दी है। तो ये कुछ ऐसी विधियाँ थी जो कि आप देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स है वो हमने कर चुके हैं। अब इसके अंदर PYQs हैं जो आप देख सकते हैं अगर आप करना चाहें तो।
ठीक है, फिर कभी समय होगा तो मैं आपको PYQ भी करवा दूँगी इसके। आप PYQ यहाँ से देख लीजिए, इसके PYQ दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।